नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और। कथनी कुछ, करनी कुछ। क्या उलटबाजियों का कोलाज है आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल? क्या निजीकरण का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में निजीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी और खास आदमी में फर्क करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने के बाद बदल गए हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार की नीतियों और बातों में ऐसे कई चीजें सामने आ रही हैं जो कि ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि कथनी और करनी में फर्क है, जिनसे ये अंदेशा होता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी पुरानी नीतियों से दूर भाग रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, so therefore privatize. I think that logic is flawed. जी हाँ, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं हुए थे, तब तक सरकार नाम की संस्था सबसे ऊपर थी और निजी कंपनियां लुटेरी। अब जब अरविंद केजरीवाल खुद सरकार बन गए हैं, तो निजीकरण की ताल पर ताताथैया करने में गुरेज नहीं। डीटीसी के बेड़े में 1000 बसें जोड़ने का सवाल खड़ा हुआ तो आइडिया का बल्ब चमक उठा और रोशनी निजीकरण की निकली। सरकार का काम है रूल्स, फेयर रूल्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। अगर कोई रूल ब्रेक करे तो देयर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। अदरवाइज हमारा काम बसें चलाना नहीं होना चाहिए। बयान उद्योगपतियों के बीच बैठकर दिया गया, सो उसके सियासी और आर्थिक मायने समझने में कोई पेच नहीं है। सब सीधा सपाट है। यानी निजीकरण अब केजरीवाल के लिए वो गली नहीं रही जिसमें दाखिल होना मना हो। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने साफ किया कि इस बारे में मुख्य सचिव को प्रस्ताव तैयार करने की ताकीद दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी इज प्रिपेयरिंग अ प्रपोजल। अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए अट्रैक्टिव बना दिया तो 1000 नहीं, मुझे लगता है दिल्ली में एक साथ 10,000 15,000 बसें एक साथ आ सकती हैं। अब निजीकरण होगा तो किरायों पर कैसे लगाम लगेगी? बसें कमाऊ रूट पर ही चलेंगी या फिर पूरी दिल्ली का ख्याल रखा जाएगा? ऐसे सवालों पर सिर्फ चुप्पी है। यानी कल तक जो सरकार हर मसले पर आम आदमी की रायशुमारी की बात करती थी, उसने बसों में सफर करने वाली आधी दिल्ली को ही नजरअंदाज कर दिया। इस मसले पर कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं। इस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को किस मंशा के साथ वो जोड़ रहे हैं, ये देखने वाला जब तक डिटेल उसकी शर्तें नहीं आ जाती हैं, किस तरीके से उनको बुला रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए अगर ठीक होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर उसमें किसी के व्यक्तिगत हित और लाभ होंगे तो निश्चित रूप से हम उसका विरोध करेंगे। जब ये 2000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनीज को दे सकते हैं और प्राइवेट कंपनीज को, बिजली की कंपनीज को दे सकते हैं 2000 करोड़ रुपए, तो उस 2000 करोड़ रुपए में से अगर ये चाहें तो 4000 बसें उस 2000 करोड़ में से खरीद सकते हैं। एक तरफ निजीकरण की आहट है तो दूसरी तरफ है अपने वोट बैंक को मजबूत करके बाकी दिल्ली वासियों की अनदेखी की कवायद। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस यातायात नियमों के कुछ उल्लंघन होने पर भी ऑटो का चालान नहीं कर पाएगी। सरकार ने पुलिस से यह अधिकार छीन लिया है। यातायात पुलिस को नियमों के मामूली उल्लंघन पर अब ऑटो जब्त करने का अधिकार सरकार ने छीन लिया है। ये एक तीर से दो निशाने की कोशिश है, वोट बैंक की मजबूती और केंद्र सरकार से कानून के मुद्दे पर टकराव। इस मुद्दे पर भी सियासी बयानबाजी तेज होने लगी है। अगर जनता के हित का कोई भी सवाल होगा उसमें हम समर्थन करेंगे, अगर जनता के और ऑटो वालों के हित में नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। केंद्र से टकराव का एक और रास्ता सरकार ने खोज निकाला है। सरकार ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कई मुद्दे उठाए हैं। इसमें पुलिस से संबंधित कई मामलों की जानकारी मांगी गई है। मसलन महिलाओं के लिहाज से असुरक्षित जगह कौन सी हैं? उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सीसीटीवी पुलिस को लगाने होंगे और उसका खर्चा सरकार देगी। सभी बीट कांस्टेबल की जानकारी वेबसाइट पर डालने की बात भी कही गई है।
ये बिना शक पुलिस और कानून व्यवस्था को कुछ हद तक दिल्ली के दायरे में लाने की कोशिश है, लेकिन उससे भी अहम बात यह कि ये सीधे केंद्र से टकराने की कोशिश भी है, क्योंकि पुलिस को लेकर केंद्र और दिल्ली पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री केजरीवाल धीरे धीरे तमाम मुद्दों पर सरकार का रुख साफ कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस रुख में कहीं बेरुखी है तो कहीं यू टर्न भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आम आदमी पार्टी या खास आदमी पार्टी, और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय करा देती हूं। दिल्ली के पूर्व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मैक्सवेल परेरा हमारे साथ हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा जी हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। सिटीजन फोरम के पूर्व संयोजक रिटायर्ड एडमिरल हरीश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, और दिल्ली ऑटो संघ के चेयरमैन यशपाल अरोड़ा। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस वक्त शीला दीक्षित की सरकार में बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, उस वक्त आपने कहा था कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ जो है वो है निजीकरण, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी उसी राह पर चल पड़े हैं। देखिए, पहली बात ये की जड़ में सरकार और निजीकरण का मसला नहीं है। सरकार हो या निजीकरण, निजी क्षेत्र के, उनका प्रॉपर ऑडिट होना, उनकी निगरानी होना और उनको जवाबदेह करना, इसकी सरकार गारंटी करने की तरफ बढ़ रही है। चाहे वो सरकारी जो विभाग हैं उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कवायद शुरू कर चुकी है सरकार, और जो बिजली कंपनियां जिनकी आपने चर्चा किया है उनके भी ऑडिट के द्वारा उनके अंदर भी जो घपले हैं उसको भी बेहतर करने की तरफ सरकार बढ़ चुकी है। तो विभाग कोई भी हो, उस पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। गोपाल जी, ये बात आपकी सही है, आपने इसका तर्क दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं है। आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। आपको याद होगा जिस वक्त आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते थे कि प्राइवेट हाथों में नहीं जानी चाहिए चीजें। और आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं उसमें आपको एक बात और याद दिला दूं। आपने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन 2 साल से लोकायुक्त की कुर्सी खाली है, और लोकपाल जिसके वायदे करके आपने वोट लिया वो कहां है? देखिए, 2 बातें आपने कहा कि पहली बात तो यह है कि आम आदमी कभी स्टैंड नहीं लिया था कि प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं। हम लोगों का कहना यह है कि जो जरूरी चीजें हैं जो सरकार के अंडर में होनी चाहिए वो सरकार के अंडर में हो, और जो प्राइवेट बिजनेस है वो भी आगे बढ़ना चाहिए। उनके लिए सहूलतें भी देंगे, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर भी लगाम लगाएंगे। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा भ्रष्टाचार को लेकर के, आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों पूरी मजबूती के साथ एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी किया है, पूरे अपने बैकएंड को तैयार किया है, और पूरी मजबूती के साथ पूरे दिल्ली शुरू हो चुकी है। जहां तक लोकपाल की आपने बात की, बार जब हम लोग सरकार में आए थे हमने प्रस्ताव रखा था और उस पर कई कानूनी दावपेच के तहत उस प्रस्ताव को गिरा दिया गया था। सरकार इस बार बहुमत में है और हर तरह की कानूनी सलाह को लेकर के एक मजबूती के साथ जन लोकपाल के अंदर लोकपाल बने, उसके लिए भी तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी वही होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यही कह के आए थे कि हम सबसे पहले वही काम करेंगे। आलोक जी, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लेकिन पिछली सरकार जो छोड़ी उसके ऊपर भी अभी तक वही उनका राग अलप रहा है। मैं जानना चाहता हूं, जब 49 दिन में आपका लोकपाल बिल तैयार था और लोकपाल के लिए आपने सरकार छोड़ी थी, तो आज तो 49 दिन से भी ज्यादा हो गए, 2-3 विधानसभा के सत्र भी हो गए, आपने वो बिल प्लेस क्यों नहीं किया? देखिए, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से जो कहा उसमें सब चीजों में यू टर्न ले लिया। मैं शो से पहले शायद सोच रहा था कि गोपाल राय जी कुछ कहेंगे कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, और लेकिन उन्होंने तो पूरी तरह से आज IBN 7 के दर्शकों को चौंका दिया कि पार्टी केजरीवाल प्राइवेटाइजेशन की तरफ बड़ी मजबूती से कदम बढ़ा रही है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट कर देंगे, आज तो उसके विपरीत दिखाई दे रहा है कि जो वर्कर्स प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे वो तो सरकारी से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बन जाएंगे। मैं समझता हूं आज तमाम बजट कम कर दिए। गोपाल राय साहब का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट भी 278 करोड़ रुपया कम कर दिया गया, जो वोट ऑन अकाउंट में आया है। कहां से पैसा आएगा? आपने इतने वायदे किए हैं, आप कैसे इस राजधानी को चलाएंगे? कूड़ा घर तो नहीं बना देंगे। गोपाल जी, देखिए, पहली बात यह है कि दोनों चीजों को जोड़ करके जिस तरह का अभी इन्होंने प्रस्ताव, पहली बात मैंने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी जो जरूरी चीजें हैं उसको सरकारी क्षेत्र में रखने के पक्ष में रही है और उस पर वो काम कर रही है।
दूसरी बात, जो चीजें प्राइवेट में चल रही है उस पर भी नियंत्रण सरकार करेगी और उसके अंदर जो नहीं, पहले भी नियंत्रण तो सरकार का ही होता था। शीला दीक्षित जी के समय पे आप लोग कहते थे कि शीला दीक्षित जी जो हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस की एजेंट हैं और बिजली कंपनियों के साथ इनकी सांठगांठ है। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी सांठगांठ है? क्या आने वाले कॉर्पोरेट हाउसेस से आप सांठगांठ करके डीटीसी को बेचना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। ये गलत और निराधार दुष्प्रचार है। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सीआईए की मीटिंग में सरकार उसको लेकर के आगे बढ़ेगी। नहीं, चीफ सेक्रेटरी से प्रपोजल मांगा गया है, बचा क्या है? सरकार अपने नियंत्रण में, मॉनिटरिंग में किसी भी प्राइवेट सेक्टर को आगे काम करने का मौका देगी और कोई अगर भ्रष्टाचार और लूट तंत्र करना चाहता है उस पर नियंत्रण रखेगी। देखिए, आपने पहले भी बहुत कहा कि दिल्ली के अंदर बहुत लूट तंत्र रहा। पिछले 50 दिनों में आपने कितने लोगों को जेल में भेजा? जरा उत्तर दीजिए। आप बताइए, डीटीसी के वर्कर्स आज हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। आपने डीटीसी के कितने वर्कर्स को पिछले 60 दिन में परमानेंट किया? दिल्ली की जनता को और आईबीएन 7 के दर्शकों को बताएं जरा। गोपाल जी, आप ही से जवाब मांग रहे हैं आलोक जी। नहीं, आलोक जी तो जवाब मांगने के लिए, केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर डीटीसी के जो लोग हैं उनके साथ उनको किसी को प्राइवेट करने नहीं जा रही है सरकार। अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। क्या मुख्यमंत्री यही बात कह रहे हैं ना? डीटीसी के अंदर कैसे उसको रिवाइव किया जाए, यही बात कही है। चीफ सेक्रेटरी से प्रपोजल मांगा है, चीफ सेक्रेटरी उस पर वर्क ऑन कर रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर अगर आपको जानकारी हो, दिल्ली के अंदर जो परिवहन जो सिस्टम है उसमें सरकार डीटीसी के बसें चलती हैं और क्लस्टर बसें चलती हैं, दोनों तरह की बसें चलती हैं। अभी जो है दिल्ली के अंदर नए बसों के लिए दोनों मॉडल को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए सरकार प्रयास क्लियर कर दिया है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ पार्टी केजरीवाल बढ़ रही है। जी चलिए, मैं सुधांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं चर्चा में। जी सुधांशु जी। एक कहावत है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, मुझको बर्बादी के आसार नजर आते हैं। गोपाल जी, अभी तो आपने केजरीवाल जी का बयान सुना। उन्होंने कहा बसें चलाना दिल्ली सरकार का काम नहीं है। स्पष्ट कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा दिल्ली में बसें चलाना हमारी सरकार का काम नहीं है और हमने निर्देश दे दिए कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी को। उस बयान के बाद भी आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं दूसरी बात कहता हूं, जब क्लस्टर वाला सिस्टम पिछली कांग्रेस सरकार ने लागू करा था तो आप ही ने सबसे ज्यादा कहा था भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। लवली जी ने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और आज आप ही कह रहे नहीं बसें हम नहीं चलाएंगे, ये तो निजी क्षेत्र चलाएगा। तो पहले तय कर लीजिए कि तब आप ठीक बोल रहे थे या अब आप ठीक बोल रहे हैं। जवाब लेते गोपाल जी। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये तो सुनते आए थे, आपने उसको चरितार्थ कर दिया है। गोपाल जी, हम तब भी ठीक बोल रहे थे और आज भी ठीक बोल रहे हैं। हमने तब भी यही बात कही थी कि अगर कोई भी कर रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए और उसके लिए सरकार प्रयास पूरी ताकत के साथ कर रही है। प्राइवेट सेक्टर हो और या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स में जो जरूरी चीजें हैं पब्लिक के हित के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम ये सरकार बना रही है और दिल्ली की जनता को बेहतर परिवहन व्यवस्था देने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। यानी गोपाल जी, सीधी सी बात है, आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से आपको कोई परहेज नहीं है। सरकार बसें चलाएगी नहीं चलाएगी, ये बताइए, स्पष्ट बताइए। जब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार का बस चलाने का कोई काम नहीं है और हम नहीं चलाएंगे, आप स्पष्टता से जवाब दीजिए, ये गोल मोल ना करिए। गोपाल जी बताइए ना, चीफ सेक्रेटरी को क्या निर्देश और कब निर्देश दिए? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। नहीं, दिल्ली की जनता को पता है। देखिए, दिल्ली के अंदर बसों की बड़े पैमाने पर जरूरत है, सरकारी तौर पर बसें चल रही हैं और जो बसें लाने का सिस्टम है
दिल्ली के अंदर एक मॉडल क्लस्टर का अभी आगे बढ़ रहा है, उसको भी रिव्यू कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर एक नियंत्रित तरीके से व्यवस्थित बस सिस्टम दिल्ली में खड़ा हो जिससे पब्लिक को फायदा हो सके, उसका प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है और उसको लागू प्राइवेट लोग। ठीक है, ठीक है। गोपाल जी आपने कहा, यानी आपकी बातों से एक बात क्लियर है केजरीवाल जी ये क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली में बस चलाने का काम सरकार का नहीं है? ये क्यों कह रहे हैं, ये बताइए। गोपाल जी चलिए हम सुनवा देते हैं। मैं आगे बढ़े, नहीं हम आगे बढ़े, हम उससे पहले सुनवा देते एक बार फिर से कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। गोपाल जी हम लौटते हैं, वापस आप ही के पास आते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को सुना देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। वो जो कि पहले कहा करते थे कि निजीकरण के पूरी तरह से खिलाफ थे, पिछली सरकार ने जब भी निजीकरण किया, वो बिजली में हो या फिर कहीं भी हो, हमेशा उसके अगेंस्ट रहे, लेकिन अब उन्होंने कहा उन्हें निजीकरण से परहेज नहीं है। सुनवाते क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। सरकार का काम है रूल्स, फेयर रूल्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। अगर कोई रूल ब्रेक करे तो देयर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। अदरवाइज हमारा काम बसें चलाना नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी थ्रोन ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। सो नाउ द चीफ सेक्रेटरी इज प्रिपेयरिंग अ प्रपोजल। अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए अट्रैक्टिव बना दिया तो 1000 नहीं, मुझे लगता है दिल्ली में एक साथ 10,000 15,000 बसें एक साथ आ सकती हैं। गोपाल जी आपने सुना, एक बार फिर से हमने सुना है कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। देखिए सवाल यहां पर ये नहीं कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, सवाल सिर्फ ये है आप ही लोग पहले पिछली सरकार की नीतियों के खिलाफ थे कि तमाम चीजों को प्राइवेट हाथों में दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार के पास क्या है। आप कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसी के जरिए भ्रष्टाचार फैलता है, लेकिन अब वापस आप ही लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि पहली बात ये देखो, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में के अंदर भी बड़े पैमाने पर है और भ्रष्टाचार प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्राइवेट हो या सरकारी तंत्र हो, दोनों को भ्रष्टाचार मुक्त करके ऐसे नियम कानून और प्रावधान को लेकर के आगे आ रही है जिससे पब्लिक को फायदा हो सके। मतलब वो सरकार करेगी, कैसे मुमकिन होगा? सरकार करेगी उसको। अच्छा ठीक है, अब बसों की तरफ आते हैं। आप अगर प्राइवेटाइज कर देते हैं, अब ये बताइए, ठीक है निजीकरण हो गया डीटीसी का, मान लीजिए, उसके बाद ये बताइए कि वो बसें कौन से रूट पर चलेंगी, क्या वहां पर गरीब तबके को फायदा होगा या नहीं होगा? पूरी तरह से होगा। बसें कहां चलेंगी, कैसे चलेंगी, क्लस्टर में चलेंगी, समूह में चलेंगी, उस पर क्या नियंत्रण होगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी, इसका सारा कानून तैयार सरकार करेगी। सरकार के नियंत्रण में किस रूट पर जाना है सरकार तय करेगी। जी सुधांशु जी। बड़ा ताज्जुब होता है जब ऐसी ऐसी बातें कही जाती है। शायद गोपाल राय जी को पता नहीं होगा, मैं एक और बता देता हूं। आज के जो भाड़े हैं उन भाड़ों में एक बहुत बड़ा जो खर्चा आता है उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज करा जाता है, क्योंकि जन सुविधाएं है ना, जन सुविधाएं के लिए सरकार जो है क्यों खुद चलाती थी, क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो सिर्फ अच्छे रूटों पे होती थी, जो रूटों पे ट्रैफिक कम होता था उस पर वायबिलिटी नहीं होती थी, इसीलिए सरकार को उन सब चीजों में आना पड़ा। अब आप कह रहे सरकार का काम नहीं है, हम तो सिर्फ कानून बनाएंगे, तो आप क्या बनाएंगे? आप प्राइवेट सेक्टर को कहेंगे भाई जो चार्ज करना है कर लो। किस पे गाज गिरने वाली है? गाज गिरने वाली है आम जनता पे। तो जनता के साथ जो भाड़े की जो वृद्धि होने वाली है और जो उनकी जेब से ज्यादा पैसे लिया जाने वाला है, उसकी कभी आपने कल्पना करी है? आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमारा काम बस चलाना नहीं है, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप ही का काम है। क्यों? क्योंकि जन सुविधाएं जो हैं वो सरकार को देनी है। उसमें आप किससे सहायता लेते हैं अलग बात है, लेकिन इन सुविधाओं को देने की जिम्मेदारी भी आ रहा है और चलाने की बात। जब आप कहते हैं कि हमारा काम बस चलाना नहीं, तो इसका मतलब क्या डीटीसी बंद करने वाले हैं? क्या डीटीसी को प्राइवेटाइज करने वाले हैं? आप तो कह रहे नहीं हमारा काम ही नहीं है। तो दो बातें ना करिए और ये गोलमोल स्टेटमेंट ना दिए, नहीं एक ऐसी कानून बनाया जाएगा जिससे सब चीज ठीक हो जाएगा। भाई हो जाएगा, कैसे होगा ये बताइए ना। आपने एक तो क्लियर कर दिया कि हम नहीं बस चलाएंगे,
आप बस नहीं चलाएंगे, किराए बढ़ेंगे, कैसे होंगे? जो रूटों पे जो है वाइबिलिटी नहीं आती, उन रूटों को क्या करेंगे? वहां पे बसें खत्म कर देंगे, क्या करेंगे? गोपाल राय जी, मैं दो प्रश्न छोटे से और जोड़ देता हूं। सुधांशु जी का जवाब दो प्रश्न जोड़ देता हूं। भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं चलाना चाहते, जो होगा देखी जाएगी, जनता के बाहर में कोई बात नहीं। आप उसको तो भूल कम गए, से कम स्पष्टता तो दिखाइए। आप कमांडो चलाना तो भूल गए, प्राइवेटाइजेशन आपकी प्रायोरिटी पे आ गया। क्या आप ये चाहते हैं कि डीटीसी सरकारी तंत्र में रहे या प्राइवेट में जाए? आप सीधा सीधा बताइए। देखिए, पहली बात तो सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि शायद आज वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। डिफेंस में जिस तरह से पूरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजा खोला गया है, सारे सेक्टर को प्राइवेट में धुआंधार जो है फेंका जा रहा है, वो समझा रहे हैं आज दिल्ली में बैठ के क्या होना चाहिए और कैसे करेंगे। थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, आम आदमी पार्टी ने जो सिस्टम डेवलप कर रही है वो आपके सामने आ जाएगा। पब्लिक को उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार रुक रहा है या कि नहीं हो रहा है, सब सामने आ जाएगा। गोपाल जी, आप मैनिफेस्टो में था कि कंसेशनल पासेस मिलेंगे। आप परिवहन मंत्री हैं, जरा बताइए कब तक बच्चों को कंसेशनल पासेस मिलेंगे? बुजुर्गों के लिए भी आपने अभी जो आलोक जी ने कहा है, आलोक जी, आम आदमी पार्टी की सरकार की यही पॉलिसी है जो मैंने पहले कहा। आम आदमी पार्टी ने सरकार की तरफ से बिजली के लिए सब्सिडी दी है। आम आदमी पार्टी ने पानी की जरूरत है, पानी के लिए सब्सिडी दी है। आम आदमी पार्टी कम हो गया है, पिछले 15 वर्षों में पहली बार हुआ है। सारे ठेकेदार दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं। घपला मार रहे हो, आप कह रहे हो बसों को प्राइवेट क्यों कर रहे हो, फिर कह रहे हो सब्सिडी क्यों दे रहे हो। बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तमाम खास मेहमान, सुधांशु जी, 3 और खास मेहमान इंतजार कर रहे हैं। यशपाल जी हमारे साथ बैठे हैं, मैक्सवेल परेरा जी हमारे साथ बैठे हैं और एडमिरल हरीश मल्होत्रा जी बैठे हैं। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ बदलाव नजर आता है? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वाकई अब आम आदमी या फिर खास आदमी पार्टी बन चुकी है? जी, मुझे तो अभी कोई बदलाव नजर नहीं आता, समय बहुत कम हुआ है और मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिस जोश से आई है, जिस मुद्दों पे उन्होंने वोट लिया है, पब्लिक में बहुत भारी भरोसा बना है। अभी थोड़ा सा समय उन्हें और देना पड़ेगा ताकि वो जो सही रास्ते पे चलना चाहते हैं वो चल सकें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि समस्या दिल्ली सरकार की गवर्नेंस की समस्या जो है वो बहुत भारी है। वो बढ़ती हुई संख्या, बाहर से लोग चलते आ रहे हैं, जितनी डेवलपमेंट नहीं होती दिल्ली के अंदर उससे ज़्यादा तो संख्या हर साल यहाँ पे बढ़ जाती है। तो कहाँ तक आप बिजली, पानी, सड़कें, वाहन कहाँ तक देंगे आप? यानी आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर डीटीसी को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए? नहीं, प्राइवेटाइज मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी पे मॉनिटर करना पड़ेगा। जी, चलिए वही बात कह रहे हैं गोपाल राय जी भी। जी हाँ, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। एफिशिएंसी देखिए, जो एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर से आती है वो सरकारी सेक्टर में नहीं आती। चलिए, एक और मुद्दा, एक और अहम बात है गोपाल जी, मैं इस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी और मैक्सवेल परेरा जी भी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे सीधे पुलिस से टकराव, अब ये तो हम सभी जानते हैं पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, पुलिस प्रशासन जो है वो केंद्र के पास है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरे पुलिस प्रशासन को मॉनिटर करने की बात कही है, क्या लग रहा है कि मुमकिन हो पाएगा? सीधा सीधा टकराव नहीं है। मैक्सवेल परेरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीसीटीवी लगाएं, खर्चा सरकार देगी, कहां पर किस मंत्री का, किस पुलिस ऑफिसर का या फिर कर्मचारी का तबादला होगा, उसमें सरकार को लूप में लेना चाहिए, मुख्यमंत्री कार्यालय को उसमें लूप में रखना चाहिए, तमाम चीजें जो भी पुलिस प्रशासन कर रहा है उसमें मुख्यमंत्री लूप में होने चाहिए। जो सरकार हो, जो गवर्नेंस हो, सबको पुलिस का कंट्रोल चाहिए। किस लिए चाहिए पुलिस का कंट्रोल? ये किसी ने सोचा है? और हर चीज में, और पहले चीज आपने उन्हीं का, जो केजरीवाल साहब का जो अभी बयान हुआ था, आपने कहा जो पनिशमेंट होना चाहिए सर्टेन और स्विफ्ट पनिशमेंट, और उसी पर पहले उन्होंने कदम उठाया। जो पुलिस के पावर से प्रोसिक्यूट करने का, इंपाउंड करने का, जो गलती करता है, जो जानबूझ के पब्लिक को तंग करता है और लूटता है, और ऐसे जो प्रोविजंस थे जिनको जिस आधार पे पुलिस इंपाउंड करते थे इनको, TSRs को, ऑटो रिक्शास को, और उस पावर्स को हटाया।
इसमें क्या स्विफ्ट और श्योर पनिशमेंट मिलेगा? देखिए, कल अभी प्राइवेटाइज हो गया बसेस, और जब प्राइवेट बसेस का जो क्या सिस्टम था, क्या उनका रवैया था, जो उनके बिहेवियर क्या था, उनका प्राइवेट जब है उसके उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है वायबिलिटी। वायबिलिटी किस चीज का? जनता की वायबिलिटी, सुविधा नहीं है। उनका जो प्रॉफिट का वायबिलिटी क्या है, और इसलिए जो सिर्फ लुक्रेटिव रूट्स वो चाहेंगे, कंपटीशन रहेगा, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, और एक बस दूसरे बस को ओवरटेक करके उसको ब्लॉक करेगी। ये सारा किसी ने स्टडी किया है, ये स्टडीज हैं जो ट्रैफिक पुलिस ने ये सारे स्टडीज किए हैं, सब कुछ पता है इसके बारे में, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हुए हैं। जो मुंह खोलने से पहले ये स्टडीज किसी ने देखे हैं, किसी ने इसी पर देखा है? जी आप रहिए हमारे साथ, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, और गोपाल जी इस पर मैं आपका जवाब भी चाहूंगी। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें उससे जुड़ी हुई खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डीटीसी बसों के निजीकरण के बयान के बाद परिवहन मजदूर संघ में खलबली मच गई, और परिवहन मजदूर संघ ने डीटीसी में किसी भी तरह के निजीकरण का कड़ा विरोध किया है, और कहा है कि सरकार को नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। मजदूर संघ ने कहा है कि केजरीवाल के मंसूबों के खिलाफ डीटीसी कर्मचारी 13 अप्रैल को विरोध मार्च निकालेंगे और दिल्ली सचिवालय तक जाएंगे, और इसके बाद भी सरकार के नजरिए में बदलाव नहीं हुआ तो सभी कर्मचारी 30 अप्रैल को निजीकरण के फैसले के खिलाफ हड़ताल भी कर सकते हैं। मजदूर संघ का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने निजीकरण के खिलाफ जनता से वोट मांगे, और उनका रवैया अब कुछ अलग नजर आ रहा है। रवि सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना है डीटीसी यूनियन का, उससे पहले हम वो सुन लेते हैं। 13 तारीख को जो प्रदर्शन कर रहे हैं सचिवालय पर, मुख्यालय से सचिवालय तक, उसमें हमारी यही प्रमुख चेतावनी है कि यदि केजरीवाल ने इस तरफ कदम बढ़ाया तो जैसा एमसीडी के लोगों ने किया था, डीटीसी का कर्मचारी भी मुंह तोड़ जवाब देगा और डीटीसी को बेचने नहीं देगा। रवि, मजदूर संघ का क्या कहना है? यहाँ पर हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वो तो आंदोलन करने को तैयार हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगले 2 दिन बाद इन लोगों की एक बड़ा जो धरना प्रदर्शन है, लेकिन उसके बाद क्योंकि इन लोगों की कोशिश ये थी कि जिस तरीके से काम चल रहा है वो अफेक्ट ना पड़े, मतलब जनता उससे प्रभावित ना हो, लेकिन सोमवार को इन लोगों ने हड़ताल की धमकी दी है। सबसे पहले ये धरना प्रदर्शन करेंगे, मार्च निकालेंगे, उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी ये करने की बात कर रहे हैं। और क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में भी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो कर्मचारी है, टेम्परेरी कर्मचारी हैं, उनको जो परमानेंट किया जाएगा, तो उस समय भी जो 49 दिन की सरकार थी, उस समय भी इन लोगों ने काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था, राजघाट पर किया था, सचिवालय के सामने किया था, और लंबा चौड़ा जो है इन लोगों का प्रदर्शन चला था, स्ट्राइक भी चली थी उसमें, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। लेकिन इस बार भी 49 दिन से ज्यादा सरकार हो गई है, टेन्योर हो गया है, तो इन लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार करती है, फिलहाल अब ये सोमवार को जो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं और तैयारी उसकी कर रहे हैं पूरी तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल जी। इसी पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। आपने सुना क्या कह रहा है मजदूर संघ? वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है तो फिर वो सीधे सीधे हड़ताल करेंगे। तारीख भी 13 अप्रैल मुकर्रर कर दी उन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अब दिल्ली में कुछ करने को तो बचा नहीं है, इसलिए किसी मुद्दे पर बेवजह कहीं भी प्रदर्शन कराया जाए, इसी फिराक में वो लगी हुई है। एमसीडी के अंदर भी जिम्मेदारी उसकी थी, प्रदर्शन करवा करके दिल्ली वालों को परेशान किया। अभी रोड रेड की घटना हुई, पुलिस का मसला था, प्रदर्शन राजनाथ सिंह जी के यहाँ होना चाहिए, आकर के जो है केजरीवाल जी के यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो भी अगर कर्मचारियों को कोई दिक्कत है वो सरकार ओपन है, बात करेगी, रास्ता निकालेगी। लेकिन ये जो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की कि बेवजह प्रदर्शन कराया जाए, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आखिर ये क्यों सड़क पर बेवजह उतर करके और लोगों को परेशान करना चाहते हैं। सुधांशु जी, मुझे गोपाल जी की सोच पे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इन्होंने कहा एमसीडी का हमारा जिम्मा था
और बेवजह से करवाया है। गोपाल जी, फोर्थ फाइनेंस कमीशन आप ही के पास पड़ा हुआ है, उसकी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में एमसीडी को आपको पैसे देने हैं, आप पैसे नहीं दे रहे और अपनी जिम्मेदारी को टालने के लिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अरुण जेटली जी के पास चाहिए, अरुण जेटली जी के पास चाहिए। मुझे नहीं लगता था ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि जो संवैधानिक उत्तरदायित्व उसका है उसके लिए वो इस तरह की हल्की राजनीति करेगा, मुझे नहीं लगता था। अभी आपने कहा भाजपा, अच्छा डीटीसी की मजदूर संघ अगर कर रही है तो भाजपा का क्या लेना देना भाई? आपको लगता है रात को भी सोते समय भाजपा दिख रही होती है कहीं ना कहीं कि अपनी गलतियां और अपनी विफलताएं जो हैं हमें भाजपा पे टालनी है। जैसे अभी आपसे कहा, आपसे बात हो रही डीटीसी और दिल्ली की बस की प्राइवेटाइजेशन की, आप बात करने लगे डिफेंस प्रोडक्शन की। तो कहीं तर्क रखिए, कुतर्क ना रखिए। अब मंत्री हैं और मंत्री से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। क्या होता है, जब आप साधारण एक राजनेता थे आप कुछ भी कह देते तब भी चल जाता। अब आपके पास एक संवैधानिक पद है जिसकी मर्यादाएं हैं, जिसकी गरिमाएं और जिसकी गंभीरताएं हैं। उन गंभीरताओं को सोचते हुए कम से कम जो बात कहें उसमें वजन रखिए। नहीं, लोगों को जो है सरकार पे विश्वास वैसे ही कम होता जा रहा है और जल्दी खत्म हो जाएगा। जी, आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे का सिर फुटबॉल करिए आप आपस में, और आप गुनाह के लिए जिम्मेदार हमें ठहरा दीजिए। मैं तो अभी तक हैरान हूं कि आपने ये नहीं कहा कि ये भी भाजपा ही करवा रही थी। जी चलिए, हमारे साथ यशपाल जी भी हैं, ये चेयरमैन है दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के। मैं इनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। माफ कीजिएगा, मैं काफी देर बाद आपके पास आ रही हूँ सवाल पूछने के लिए। लेकिन यशपाल जी, सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऑटो वाले की तरफ से गलती हो जाती है तो फिर उसका ऑटो जब्त नहीं किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये फायदेमंद होगी बात ऑटो वालों के लिए, या फिर यहाँ पर भी सिर्फ वोट बैंक की सियासत है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 66-192 धारा 66-192A धारा इन्होंने वापस ली है दिल्ली पुलिस से। ये धारा अप्रैल 98 में दिल्ली सरकार ने तब दी थी दिल्ली पुलिस को जब वजीराबाद पुल से एक बस नीचे गिरी थी। उस बस के गिरने के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एसटीए बोर्ड ने इनको एक पावर दे दी कि 66-192 लगा के दिल्ली के ऑटो रिक्शा और अब ट्रैफिक को वो जब्त किया जाए। जो ये 66-192A जो बनी है ये सिर्फ हैवी व्हीकल के लिए है। आप मोटर व्हीकल एक्ट में देख सकते हैं, मैं मोटर व्हीकल एक्ट भी साथ लाया हूं, इसमें जो है 66-192A बनी उसके लिए थी। ये अप्रैल 98 में इन्होंने जबरदस्ती ट्रैफिक पुलिस को पावर दी। ट्रैफिक पुलिस को पावर वो शॉर्ट पीरियड के लिए दी गई थी ताकि कुछ सुधार हो सके, लेकिन वो हैवी व्हीकल्स के लिए थी। वो इसमें इन्होंने ऑटो रिक्शा को भी लपेट दिया। 66-192A ऑटो रिक्शा के लिए थी ही नहीं। इसके लिए इन्होंने 66-192 की हमारी डिमांड काफी समय से चल रही थी दिल्ली सरकार से, शीला सरकार से भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। उन्होंने और ज्यादा, क्योंकि ठीक है मैं मानता हूं कि हमारे ऑटो रिक्शा चालक कुछ जगह जाने के लिए रिफ्यूज भी करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल फांसी दे दी जाए। शाम को उसने घर भी जाना होता है, शाम को जाने वक्त वो मना भी करता है। नहीं तो फिर ये जो धारा हटाई गई, अब इससे आपको क्या लग रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है केजरीवाल सरकार? ये सिर्फ ऑटो चालकों को वो अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में इन्होंने 66-192 को हटाया है। जबकि उस धारा में ऑटो वाले आते ही नहीं थे। आलोक जी, वो आते ही नहीं थे। जी आलोक जी, धाराओं का मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है आपके पास क्या नीयत है, आपकी क्या नीति है। एक तरफ आप बड़े बड़े सैकड़ों होर्डिंग लगाते हैं, कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्डिंग कर लेना। दूसरी तरफ आप कहते हैं ऑटो चालकों से और दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून तोड़ दीजिए आप। तो ये आपकी नीयत जो है ये साफ नहीं है। आप पॉपुलिस्ट मेजर्स करके सरकार में तो आ गए, आपने वोट गुमराह करके हथिया तो ली। अब सरकार को, देश को, राजधानी को कैसे चलाया जाए ये आपके समझ नहीं आ रहा है। आप चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप अगर कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ऑटो चालकों को, तो महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे आप? मैं समझता हूं कि ऑटो चालकों में भी सभी गलत नहीं है, कुछ गलत हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का कानून तोड़ने का प्रोत्साहन देंगे तो शायद गलत लोग उसमें और ज्यादा घुस जाएंगे। 66-192 हटाना और ठीक है वो अलग है, ये अलग बात है। कर्फ्यूज में ये कानून तोड़ने वाला, जो कानून तोड़ता है उसके लिए और दफा भी है, कुछ और धाराएं भी बनी हुई हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप उनको बिल्कुल माफ कर दो। अब अगर उसके ऊपर होती है कार्रवाई तो उसको करो, लेकिन इस 66-192 में
एक जुर्म के लिए 3-3 बार सजा दी जाती थी, जिसमें पहले नंबर चालान होता था, उसके हैवी जुर्माने होते थे, उसके बाद आती हूं आपके पास, उसके बाद एसीबी वगैरह जो हैं वो बुला के गाड़ी बंद करते थे फॉर ए पीरियड, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेती दिल्ली पुलिस। ये इन्होंने जो किया है कुछ हद तक ठीक भी है। जी जी, मैं हरीश जी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी इसी का, क्या ये सही है या आपको लगता है कि इसमें सियासत है? एडमिरल हरीश मल्होत्रा जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं इसी को लेकर आपसे जानना चाहूंगी। जी अच्छा, आपसे, अच्छा सॉरी। जी जी, 66-192A। जी मैं समझता हूं कि हम लोग सारे जो सरकारें बनाते हैं, हम सियासत से अलग नहीं हो पाते। मैं ये भी समझता हूं कि जिस पब्लिक से वोट लेके हम लोग आते हैं अपनी सरकार चलाने के लिए, हम कहीं ना कहीं उससे भूल जाते हैं और अपने अनुशासन को भूल जाते हैं। बिल्कुल हम आप पब्लिक में भी अनुशासन चाहिए, और पब्लिक में कोई अनुशासन नहीं है। सड़क पे देखिए आपस में लड़े जा रहे हैं सब लोग, ट्रैफिक मार रही है इसको। नहीं, ये जो 66-192 हटाई गई है ऑटो वालों से, कहा गया है कि अगर वो मना करते हैं या मनमानी करते हैं तो उसमें उनके ऑटो जब्त नहीं होंगे, कोई किसी तरह की पनिशमेंट उनको नहीं होगी। क्या ये सही है या नहीं? जबकि हमारे साथ यशपाल जी। जी लेकिन उसमें ये भी है कि कई ऑटो वाले ये जान के भी मना करते हैं, क्योंकि उनके रास्ते पे नहीं पड़ता है पैसेंजर को। तो अगर वो सर्विस में आए हैं तो उनको पैसेंजर की सुविधा भी देनी चाहिए ना। तो ये नहीं कहना चाहिए कि अब तो मैं घर जा रहा हूँ, आपको नहीं दूंगा। तो ये भी एक वाया मीडिया, एक बैलेंस इसमें आना चाहिए। ये जो 152 धारा जो है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ हटानी नहीं चाहिए, लेकिन उनको समझाना चाहिए पैसेंजर को। लेकिन मेरी ये मजबूरी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, हमने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है कि जब हम सफर करते हैं या तो वो जाने के लिए मना कर देते हैं या फिर वहां पर मनमानी होती है। अगर ये हटाई गई है, मैं यशपाल जी आऊंगी आपके पास, गोपाल जी आपसे भी इसका जवाब चाहूंगी कि आप हटा रहे हैं, और यशपाल जी कह रहे हैं कि ये हैवी मोटर्स के लिए थी और लाइट मोटर्स के लिए थी ही नहीं। लेकिन अगर आप ये हटा रहे हैं तो उसमें क्या वैकल्पिक कुछ धारा लगाई गई है या नहीं, या फिर अगर ये लोग मना करते हैं तो उस पर क्या होगा? तो ऑटो को लेकर भी यहाँ पर बात हो रही, क्योंकि धारा 66-192A जिसको हटाया गया है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही, यानी इसके तहत ये होगा कि अगर कोई भी ऑटो वाला मनमानी करता है या मना करता है जाने से, तो उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका ऑटो जब्त नहीं होगा। हमारे साथ यशपाल जी बैठे हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये उनकी मांग बहुत समय से चल रही थी। लेकिन तीनों सियासी पार्टियों के नेता हमारे साथ है। यशपाल जी, मैं एक बार तीनों से सवाल कर लूं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता पर काबिज है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, हम जब भी बाहर निकलते हैं जाते हैं, ऑटो वाले पहले मना कर देते हैं जाने से, और अगर उनको कहीं बोला जाए कि आप ज्यादा पहले तो वो उन पैसों पे मानता ही नहीं है, मीटर खराब है, ऐसी तमाम दलीलें दी जाती हैं, और अगर वो जाने को तैयार भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाते नहीं है। आप तीनों सियासत से परे को ये बताइए कि आम आदमी जो सफर करता है तो उसमें आम आदमी के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले आलोक जी आप ही से जानना चाहूंगी, उसके बाद गोपाल जी आपके पास आती हूँ। जी देखिए, ये जो धारा थी अभी, क्योंकि 15 साल तक तो आप ही की सरकार रही है। यशपाल जी ने भी जैसे बताया कि 98 में जिस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय पर ये धारा आई, और उसका कारण ही केवल ये था कि एक पनिशमेंट का दायरा बढ़ाया जाए ताकि जो आम जनता है, खास तौर पर महिलाएं और लड़कियां स्कूल कॉलेज से जाती हैं, वर्किंग क्लास जो लोग हैं, उनको परेशानी ना हो। और ऑटो वाले कई बार इस तरह की हरकतें करते थे, कई बड़े केसेस भी हुए। उसी चीज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेजर लिया गया था बीजेपी के समय में, और कांग्रेस के समय भी 15 साल तक इस धारा को कंटिन्यू किया गया। आज क्योंकि इस धारा के बारे में और ज्यादा खुलासा इसलिए हो रहा है कि पार्टी केजरीवाल जो मानती है कि ऑटो वालों ने उनका पूरा समर्थन दिया, तो ऑटो वालों को कोई ना कोई रिवर्स में जाकर कोई ना कोई फायदा देने का एक मैसेज देना था। पार्टी केजरीवाल ने आम जनता की ना सोचते हुए कुछ चंद लोगों का फायदा करने के लिए इस धारा को हटाने का प्रावधान किया है। गोपाल जी, देखिए, पहली बात तो ये है सुधांशु जी आती हूं, गोपाल जी से रिएक्शन। 192A धारा समाप्त नहीं की गई है। अगर ये भ्रम किसी को फैल रहा है कि इस धारा को खत्म कर दिया गया है, इस धारा को लागू करने का जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास थी और उन्होंने उसको जो है पुलिस को दे दिया था। अभी उसको
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसके आधार पर अगर भी कोई भी अगर इस तरह की घटना होती है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस धारा के आड़ में जो बहुत सारे नाजायज तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा था उसकी जो शिकायतें आ रही हैं, इसलिए पुलिस को अगर कोई किसी के पास लाइसेंस नहीं है कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अगर किसी के पास बैच नहीं है, पीएसबी बैच नहीं है, कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अगर कोई दारू पी करके गाड़ी चला रहा है पुलिस के पास कार्रवाई करने का अधिकार होगा। लेकिन जो छोटी छोटी बेवजह की चीजों में अगर जो परेशान किया जा रहा था, इसलिए उस धारा को लेकर के एक व्यवस्थित तरीके से लागू हो उसका प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात जो रिफ्यूजल वाली बात बार बार आ रही है, दिल्ली सरकार इसको लेकर के काफी प्लान बना रही है और जल्द ही उसको लेकर के कैसे ऑटो वालों को और जनता को दोनों को परेशानी न हो। गोपाल जी, मैं जल्दी से सुधांशु जी का एक रिएक्शन ले लूं। सुधांशु जी। नवजोत जी, आज ही अखबार में ये खबर निकली है, गर्ल रिफ्यूज टू पे 30 रुपीज एक्स्ट्रा, ऑटो ड्राइवर हिट्स हर थ्राइस। मैं तो गोपाल जी से सिर्फ ये पूछता हूं कि गोपाल जी, कभी किसी महिला के साथ ये होता है या किसी व्यक्ति के साथ ये होता है कि उससे जबरन पैसे ज्यादा लिए जाते हैं या उसको गाली गलौज करी जाती है? ऐसे में पुलिस को उस ऑटो को जब्त करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतनी सी बात है। बस एक छोटा सा रिएक्शन ले ये अधिकार था पुलिस से, आपने उसको अधिकार को ले लिया। आपको लगता है कि आपकी जनता के हित में कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये इस समय जो आपका उत्तरदायित्व था लोगों को सुरक्षा देने का, लोगों को कानून के तहत करने का, वो आप अपना उत्तरदायित्व पूरा करें या आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं? संक्षेप में, वक्त की कमी है, गोपाल जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, बहुत कम समय जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई ऑटो वाला हो या कोई मंत्री हो, अगर कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और दिल्ली सरकार इसकी गारंटी करेगी। लेकिन कोई कानून की आड़ में किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकता है। इसकी जिम्मेदारी और आप गोलीबाजी बहुत करते हैं, ये बताइए उसका ऑटो जब्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, नियंत्रित करेगी। अरे ऑटो जब्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका सीधा जवाब दीजिए ना। ज्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए 3 महीने उसका ऑटो क्यों जब्त होना चाहिए? अरे ऑटो जब्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए। नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया सुधांशु जी कि वो ऑटो जब्त नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल मुद्दा में अभी के लिए